जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। क्रेडल ऑफ अर्बन प्लानिंग की बात की जाए तो वो हड़प्पा ही था, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिलोंग करता था बिफोर पार्टीशन। बट कहीं ना कहीं इंडियन यूथ के अंदर ये एक भावना आ जाती है कि देश में यार अब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता है, तो हम बाहर जाएंगे। कि हमारा देश एक विरोधाभासों का देश है। छोटे कॉलेजेस से आने वाले या मिडिल लेवल कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करके आने वाले बच्चे वहां पर इन्वॉल्व हुए और आज आप देख सकते हैं इसरो इज मेकिंग इंडिया प्राउड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पल्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन बनता है। यहाँ मैं बैठा हूँ एक बहुत ही नज़दीकी दोस्त के साथ, जो कि श्रीराम आईएएस में एक फैकल्टी भी हैं, और हम बात करेंगे भारत के स्वर्णिम इतिहास की, भारत की विरासत की, भारत के विकास की। तो अमन जी, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इस लाइन के ऊपर आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही लाइन है, एकदम वाजिब है। ये इस बात में बैठती भी है कि अगर हम देखें, अफ्रीका को कहा जाता है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, बट अगर क्रेडल ऑफ अर्बन प्लानिंग की बात की जाए तो वो हड़प्पा ही था, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिलोंग करता था बिफोर पार्टीशन। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़े अगर, तो मौर्य साम्राज्य आया। उसके अलावा हमारे यहाँ के जो स्पाइसेस हैं वो बाहर गए, और उन स्पाइसेस के कारण ही काफ़ी सारे आक्रांताएं भी हमारे यहाँ आए। हमारे यहाँ की जो ज़मीन थी वो इतनी उपजाऊ थी कि दे केम टू अस, बट व्हेन दे केम दे डिडंट हैव द प्लान टू स्टे हियर, बट दे स्टिल स्टेड हियर, और यहाँ की कल्चर से एसिमिलेट कर गए। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि एक स्वर्णिम इतिहास है हमारा। एक टाइम था 16वीं 17वीं शताब्दी में, जब तकरीबन 25% जो वर्ल्ड की जीडीपी थी वो इंडिया और चाइना, ये दोनों बियर करते थे, जिसमें कि इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल था। 17वीं सेंचुरी तक तो 17%, कुछ अंग्रेजों के आने पहले तक 17% जीडीपी ऑफ इंडिया। तो वो स्वर्णिम इतिहास जो है हमारा, वहां से बढ़ते हुए हम आगे आते हैं आज़ादी तक, और उसी बीच हमने बहुत सारी ऐसी जर्नी ट्रेवल की, हमने ऐसे आयाम हमने कवर किए, जो ये बताता है कि किस तरीके से हमारा स्वर्णिम इतिहास जो है उसने हमारे आगे की नींव रखी। जैसे कि हम आगे चले और हम जब आज़ादी पाए, तो उसके बाद हमने ये पाया कि बहुत सारी विपदाएं हम पर आई, बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए, लेकिन उन चैलेंजेस को हमने अपने पुराने इतिहास के बेसिस पर आगे कवर अप किया। और इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही, वैसे वैसे हमने अपने पुराने इंटेलिजेंस के बेसिस पर हमने आगे की रोड को हमने मैप आउट किया। ओके, तो ये एक तरीका है जिस तरीके से कि हम कह सकते हैं कि हमारा स्वर्णिम इतिहास जो है वो हमारी विरासत को इंश्योर करता है। जो विरासत ये कहती है कि हम बहुत सारे अलग अलग कल्चर से एसिमिलेट होते हुए और उनको अपने आप में इम्बाइब करते हुए आगे बढ़े। और इसी प्रकार जब इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी आई हमारे पास, चाहे वो 91 का क्राइसिस हो बैलेंस ऑफ पेमेंट का, चाहे उसके बाद हमारे पास 2008 का जो वर्ल्ड ओवर स्लो डाउन था, वो भी हमने उन्हीं सब विरासत, जो हमारी विरासत थी, उसके बेसिस पे हमने उसको ओवरकम किया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इतिहास है, जो कि बहुत ही स्वर्णिम है, और उसकी जो विरासत है, उससे हमारे आगे का जो विकास है वो निर्धारित होता है। बहुत सही, बहुत बहुत अच्छा आपने समझाया। तो कह सकते हैं इंडिया में जिस तरह की डाइवर्सिटी है, अब आप कल्चरल डाइवर्सिटी देखिए, रिलीजियस डाइवर्सिटी देखिए, एक तरह से देखेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ ज़ीरो मैथमेटिक्स, मेडिसिन की फील्ड में अगर देखें तो आयुर्वेद, तो ये सब इंडिया ने बहुत एंशिएंट टाइम से शुरू कर दिया था। तो वो जो एक इनोवेशन और डिस्कवरी वाला फैक्टर है, वो इंडिया की जर्नी में इंक्लूडेड है ही, बस उसको अपन को यहाँ से फॉरवर्ड ले जाना है। ठीक है, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि जब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 1950 में, उसके पहले भारत आज़ाद हुआ था, संविधान बना, तो सोसाइटी में जो डेवलपमेंट चाहिए था, क्योंकि बहुत ही डिवाइडेड सोसाइटी थी। अगर आप देखें तो कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे तो पार्टीशन हो गया, वुमेन की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, बच्चों के लिए एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बेस बना इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी का, उसमें कुछ प्रोविजंस जोड़े गए जो अफर्मेटिव एक्शंस देते थे, सरकार को एक तरह से पावर देते थे कि कुछ भी प्रोविजन फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली बैकवर्ड क्लासेस बना सकें। और
उस पीरियड से लेके आज तक जब अपन देखते हैं तो बहुत लंबा सफर अपन ने पैदा कर लिया है। अनटचेबिलिटी को बिल्कुल देश से उखाड़ के फेंक दिया गया है। तो अब पेपर पे तो ये बहुत अच्छा लगता है, बट आप क्या बोलना चाहेंगे कि जमीनी हालत या जमीनी हकीकत में कितना चेंज आया है? देखिए, जमीनी हकीकत का ऐसा है कि कोई भी जमीनी हकीकत एक सोच से स्टार्ट होती है। वो सोच जो हमारे संविधान के जो मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे हमारे, जो उन्होंने आर्टिकल 17 के थ्रू लाया, जो आपने जस्ट अभी मेंशन किया, अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली फॉरबेड कर दिया। फॉरबेड करने का मतलब उसे इलीगल कर दिया, उसे क्राइम बना दिया। अगर हम उस स्टैंड पॉइंट से भी देखें तो जो इंटेंट है, जो उनके अंदर जो उनके ललक है टू come over these caste related issues, or even we can see in the case of religion also, we have kept our country as a secular country only. Even in after 42nd Amendment Act, we imbibed secular word in our preamble also. ठीक है, बहुत ही कुछ ही दिनों पहले की बात है जब सेकुलर और सोशलिज्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ, लेकिन हमारे हटा दिया जाए इनको, ऐसा बोल रहे थे, हटा दिया जाए इनको। और हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कहा कि नहीं, ये तो हमारे बेसिक टेनेट है, तो हम इसको नहीं हटा सकते, क्योंकि ये तो वैसे भी हमारे संविधान में था ही। प्रियम्बल में तो बस उसको रख दिया गया एक सिंबलिज्म के तौर पर। ठीक है, इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट कर दिया। यस, ठीक है। हाँ। तो कहीं ना कहीं हम ये पाएंगे कि ये हमारा जो जमीनी हकीकत की जो आप बात कर रहे थे, वो जमीनी हकीकत हमें दिख रही है। आज के टाइम पे आप देखिए कि कास्ट के नाम पर जो डिवीजन था वो काफी हद तक कम हो चुका है। आप देखेंगे कि डेवलपमेंट की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। मुद्दे जो हैं आजकल के चुनावों में भी, वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड हो चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत है। आज हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, यहां पर आप पाएंगे कि इलेक्शंस के दिन चल रहे हैं आजकल, कैंपेनिंग जोरों शोरों पर चल रही है, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कैंपेनिंग कर रही है। और मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं डेवलपमेंट के, पानी का, ठीक है, बिजली का, इस तरह के मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। ये अपने आप में ये बताता है कि जमीनी हकीकत जो है वो काफी कुछ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की आकांक्षाएं थी, जो उनके एम्बिशंस थे, उनसे अलाइन कर रही है। थोड़ी बात करेंगे वुमेन के फैक्टर पे। जिस तरह की सिचुएशन थी औरतों की 1950 के दौरान, आज तो बहुत बहुत ज्यादा बदल गई है। एंड थैंक्स टू सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट स्कीम, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरा एक आंदोलन चला दिया गया था। उसके बाद वुमेन फीटिसाइड के अगेंस्ट, इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट बहुत बड़ा आंदोलन चला था। पल्स पोलियो अभियान, वो लड़कों को और लड़कियों को इक्वली इम्पैक्ट करता था, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता था। वो एक बहुत बड़ा एक सॉर्ट ऑफ अभियान चला था इंडिया में। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उसमें इन्वॉल्व थे। इतना कुछ डेवलपमेंट अभी हुआ, फिर से सेम वही क्वेश्चन बनता है कि आज की औरत अगर आप देखें तो हर फील्ड में आगे, आप किसी भी फील्ड में, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, जज हैं, टीचर्स हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत आगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मर्दों के साथ एक समानता बना के चल रही हैं। बट फिर वही बात आती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में थैंक्स टू 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट उनको रिजर्वेशन दिया गया वहाँ पर। बट आपको कहीं ना कहीं लगता है क्या कि अभी भी बहुत कुछ अचीव करने की ज़रूरत है इस फील्ड में, इक्वालिटी में, समानता लाने में? अब वो वुमेन को लेके हो, कास्ट को लेके हो, रिलीजन को लेके हो। देखिए, हमने एक बहुत ही बड़ी जर्नी कवर की है, ठीक है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा बोला जाता था एक टाइम पर। बट आज हमारी फिल्मों में ऐसी बातें बोली जाती है कि हमारी बेटी किसी से कम है के, या छोरों से कम है के, इस तरह की बातें आज के टाइम पे की जाती हैं। तो ये अपने आप में, क्योंकि देखिए जो सिनेमा है या फिर किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट मीडिया जो है, वो समाज का प्रतिबिंब होता है। exactly. ठीक है। जहां तक बात इस बारे में है कि क्या समानता धरातल पे मिल गई है कि नहीं, रियलिटी से कितनी दूर है ये बात। देखिए क्या है, कोई भी सोसाइटी जो होती है, डेमोक्रेसी पे बेस्ड जो सोसाइटी होती है, जहां का संविधान लिखित होता है, जैसे हमारा है, रिटन वो कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऑर्गेनिक तरीका होता है, इससे वो आगे बढ़ती है। आज के टाइम पे जो डेवलप्ड सोसाइटीज भी हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड सोसाइटीज भी हैं, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की हो, चाहे आप यूएस मान लें, वहां पर भी काफी स्कोप है समाज में बदलाव का। वैसे ही हमारे यहाँ भी काफी स्कोप है बदलाव का। और अभी हमारी जो औरतें हैं वो आप पाएंगे कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आपने पिछले ओलंपिक्स की अगर बात कर ले, ठीक है, तो पिछले ओलंपिक्स, इस ओलंपिक्स से पुराने ओलंपिक्स के हिसाब से परफॉर्मेंस कुछ खास ठीक नहीं रहा, लेकिन स्टिल उसके अंदर जो ओनली सिल्वर लाइनिंग थी वो हमारे यहाँ की बेटियां ही थी। ठीक है,
तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो एम्पावरमेंट हमने आई डोंट मीन कि मेन देमसेल्व्स, बट एज ए सोसाइटी हमने जो एम्पावरमेंट हमारी औरतों को, हमारी बेटियों को प्रोवाइड किया है, उसका जो फल है, उसका जो फ्रूट है, वो हमें दिखने लग गया है कहीं ना कहीं। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि धरातल पे भी धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं। इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी डाइवर्सिटी है, थोड़ा टाइम लगता है, बट आई थिंक कि इस कछुए और खरगोश की रेस में हम ही जीतेंगे, चाहे हम कछुए ही सही, लेकिन तब भी हमारी चाल जो है वो नई शताब्दी में खरगोश जैसी होने लग गई है। एग्जैक्टली, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है ये। और अब करते हैं कोर्ट की बात। कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करा है सोसाइटी को मोर इन ऑर्डर टू मेक इट मोर इंक्लूसिव। अगर आप राइट टू प्राइवेसी की बात करें, या फिर उसके बहुत पहले केशवानंदा भारती केस की बात करें जो बेसिक स्ट्रक्चर लाया था, उसकी बात करें, या नवतेज केस की बात करें, और भी बहुत सारे जैसे डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ LGBTQ, तो समानता लाने के लिए कोर्ट ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। इट इज़ नॉट ओनली द गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट ओनली द पार्लियामेंट, द लेजिस्लेचर हु हैज़ डन इट, बट ऑल्सो द कोर्ट। तो कोर्ट के रोल पे आप क्या बोलना चाहेंगे? कोर्ट के रोल पे हाउ मच डू यू सी इट इन अ पॉजिटिव लाइट? देखिए, हमारी डेमोक्रेसी जो है वो किसी भी देश की डेमोक्रेसी की तरह 3 स्तंभों पे खड़ी है, ठीक है ना। एक तो एग्जीक्यूटिव हुआ, एक हमारी लेजिस्लेचर हुआ, और एक जुडिशरी हुई। सबको अपना रोल प्ले करना है, और इसके अंदर जुडिशरी का जो रोल है वो ये है कि जो हमारा आईन है, जो हमारा संविधान है, उसके हिसाब से हमारे सारे के सारे लॉज जो है वो अलाइन होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। आपने जिन केसेस का नाम लिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन हो जो केशवानंदा भारती केस के थ्रू आया था, या नवतेज सिरना वाला केस हो जिसके अंदर की LGBTQ राइट्स को एक तरीके से एक इज्जत मिली जो कि वो डिजर्व भी करते थे। तो हम ये पाएंगे कि जो जुडिशरी है हमारी यहाँ की, जो हमारे यहाँ की न्यायपालिका है, वो अपना काम जो है वो इस तरीके से ठीक करती है कि वो कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेचर का जो रोल है, जो यहाँ पर जो लोग चुन कर आए हैं, उनके रोल के साथ अलाइनमेंट लेकर चलती है, ताकि वो लोग हमारे जो संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो जो चाहते थे उसको इंटरप्रेट करने में उनकी हेल्प करती है। जैसे कि जब बेसिक डॉक्ट्रिन आया 1973 में, तो उसको एक वाटरशेड इवेंट माना गया। वाटरशेड इवेंट इसलिए माना गया क्योंकि उस पर्टिकुलर जजमेंट में ये कहा गया कि हम अपनी जो लेजिस्लेचर है उसको हम रोकेंगे तो नहीं कुछ भी बनाने से, लेकिन संविधान की जो मूल धारा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ छेड़खानी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। और इसी कारण आप देखेंगे कि जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो भी एक्ट्स होते हैं वो आज नहीं तो कल स्ट्राइक डाउन कर दिए जाते हैं। जैसे उसका बहुत ही रिसेंट एग्जांपल इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आया था उस टाइम भी कई सारे जो जूरिस्ट्स हैं उनकी नजरों में, और इवन एनलाइटेंड सिटीजन्स की नजरों में, इस बात के बारे में समझ थी कि कुछ ना कुछ इश्यूज हैं इसके साथ ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड। ओके। और इवेंचुअली आप पाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे पिछले सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने अपने कार्यकाल के खत्म होते होते जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया वो ये लिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक डिक्लेयर करके उसको खारिज कर दिया। तो न्यायपालिका का रोल हमेशा ये है कि जब भी विकास की तरफ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव बढ़ता जाए तो कहीं वो अपनी मुख्य धारा से, संविधान से अलग ना हो जाए। इसको अलाइन करने में जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वरना फिर इलेजिटिमेट तरीकों से जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो होने लग जाएगी, जो कि हमारे देश के लिए इन कमिंग 200-300 ईयर्स हो सकता है कि अभी इमीडिएटली ना दिखे, लेकिन आगे चल के इश्यूज क्रिएट कर सकता है। क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट ग्रोथ जो है वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक उसका अलाइनमेंट जो है वो संविधान के मूल वैल्यूज से होना भी बहुत जरूरी है। एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था अभी, तो उसमें बहुत अच्छा लिखा होता कि US में जो जजेस होते हैं उनके बीच जो डिसेंट होते हैं वो मेजरली दे आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल डिफरेंसेस, बट इंडिया में ऐसा बहुत कम है। जो डिसेंट जजेस के बीच में है, खास करके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच में है, वो इंटेलेक्चुअल डिसेंट होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू सेक्युलर नेचर ऑफ दिस कंट्री, यू नो, in a sense that it's not only religion or caste or any other consideration, including political consideration, which affects the thinking of the judges in India. और अब आते हैं इकोनॉमी पे। अभी अपन ने शुरू में बात की 17% ऑफ द GDP ऑफ द वर्ल्ड वो
इंडिया का था, उसमें 17% पार्ट जो है वो इंडिया प्ले करता था। वहाँ से अंग्रेज़ों के आने के बाद अपनी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई, लेस देन 2% और समथिंग। अब जो इंडिया ने देखा है, अपन ने शुरुआत अपनी हुई 50 में, एक विज़न था कि मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, महाना लोबिस प्लान आया, नेहरू जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें अदा किया। उसके बाद प्लानिंग कमीशन जैसी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद धीरे धीरे ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि इंडिया की ऐसी हालत थी कि बाहर से खाना बुलवाना पड़ रहा था, जय जवान जय किसान के नारे लगाने अपन को पड़े, जो कि बहुत एक अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम इट हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर इकोनॉमी। बट ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, वाइट रिवॉल्यूशन के बाद, अब एक सेल्फ सस्टेनेंस, एक सेल्फ सफिशिएंसी एग्रीकल्चर में पूर्ण रूप से आ गई है। बट जो 1991 के रिफॉर्म हुए, उसने एक मेजर पुश दिया, बट वो रिफॉर्म थोड़े से मूव हो गए सर्विस सेक्टर की तरफ। मैन्युफैक्चरिंग इसमें कहीं ना कहीं रह गया। तो आपको ये बात ठीक लगी कि नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग रह गया? कि आपका कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? नहीं, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग रह गया, ये बात तो सही है, ये बात बिल्कुल आपकी एकदम खरी है कि मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था। लेकिन फिर वही वाली बात है कि देखिए, ऑर्गेनिक प्रोसेस है। अब आप देखेंगे जैसे मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन्स हैं, ठीक है, इन्वेस्ट इन इंडिया जैसे कैंपेन्स हैं, और आप ये जान ही रहे होंगे कि अब आज के टाइम पे जो डिफेंस के अंदर जो भी हम खरीद करते हैं, जो भी एमिनिशंस की आर्म्स की खरीद करते हैं, तो उसमें भी हमने काफ़ी हद तक डीआरडीओ की मदद से या फिर बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से हमने उसमें सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये बात ज़रूर सच है कि 91 की जो क्राइसिस आई थी, उसके बाद जो हमारी मार्केट को खोला गया, उस कारण से सर्विस सेक्टर को जो जंप मिला, वो वैसा जंप बाकी सेक्टर्स को नहीं मिला। एग्रीकल्चर को तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण ऑलरेडी जंप मिल चुका था। सेल्फ सफिशिएंसी, जहां तक खाद्य भंडार की बात है, खाद्यान्न की बात है, वो हम अचीव कर चुके थे काफी हद तक, ठीक है। लेकिन जहां तक सर्विस सेक्टर का बात है, उसको हमें नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतने बड़ी पॉपुलेशन में सर्विस सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा है। आज के टाइम पे आप देखिए, आप जोमेटो की सर्विसेज हो गई या किसी भी इस तरह की सर्विसेज हो गई, स्विगी की सर्विसेज हो गई या बाकी इस तरह के ब्रांड्स की सर्विसेज हो गई, इसमें जो लोग इन्वॉल्व है वो सर्विस सेक्टर ही तो है हमारा। आज के टाइम पे हमारे यहाँ का हर एक इंसान जिसका स्किल लेवल शायद उतना अच्छा ना हो, उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है, वो इंसान भी 10 से 15,000 20,000 रुपए कमा लेता है एक बड़े शहर में। इसके पीछे वो 91 का रिलैक्सेशन ही है, जिस कारण से कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे यहाँ आ पाई और उन्होंने राह दिखाई कि किस तरीके से सर्विस सेक्टर के थ्रू हम डेवलपमेंट अचीव कर पाए। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, जो कि हमारा क्राउन ज्वेल है, ठीक है। आज के टाइम पे इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, उसने हर देश में, हर बड़े देश में झंडे गाड़े हुए हैं। हाँ, फॉर्च्यून 500 चला रहा है इंडिया, आप कह सकते हैं बहुत अच्छे से। आप सिर्फ नीचे लेवल पे नहीं, आप मैनेजमेंट लेवल पे भी अगर देखिए तो फॉर्च्यून 500 लगभग, अगर इंडिया, अगर आप सोच के देखें कि अपन अपने लोगों को वापस बुला लें और वो आने के लिए तैयार हो जाएं, हाइपोथेटिकली अगर अपन सोचें, तो कंपनीज गिरने लगेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज गिरने लगेंगी। अभी हाल फिलहाल की खबर है, H1B वीजास पे काफी कर्बिंग का, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप वहां पे प्रेसिडेंट चुन कर आए हैं और ये उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में, और वी कैन से इन हिज एजेंडा, दीज आर वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट आई लुक इनटू H1B वीजा इश्यूज इन इंडिया। बट अब देखिए, इससे लॉस किसको होगा? एग्जैक्टली सबसे ज्यादा पैनिक में तो अमेरिकन इंडस्ट्रीज ही हैं, बिकॉज द पीपल हु आर वर्किंग देयर एज CEOs, I shall not take their name because everyone knows them, okay? If they'll come back to India, it will be beneficial for India only. It will cost whom? The people who are making those laws. Okay. yes. So ये चीज क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट खुलने से, ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग को जो पुश मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं पीछे हुआ, लेकिन जो आगे हुआ, जो सर्विस सेक्टर आगे हुआ, उसमें हमने झंडे गाड़े हैं। ये नहीं हुआ कि हम दोनों में ही पीछे रह गए। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, काफी सारे उसमें चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। आज की सरकार भी कर रही है, पिछली सरकारों ने भी किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हैवी इंडस्ट्रीज जो है हमारे यहाँ, वो कहीं ना कहीं सरकार के अंडर में थी थ्रू PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो इस चीज में, इस चेंज में थोड़ा टाइम लगता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आता है, मार्केट फ्रेंडली होते हैं जब, तब इन्वेस्टमेंट आता है। आज के टाइम पे आप देखिए, हमारी जो मार्केट वॉलेटिलिटी है वो अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे कम है। हमारी वो मार्केट जो है वो आज भी एक तरीके से ऐसे देखी जाती है कि इट्स दैट काइंड ऑफ मार्केट वेयर यू कैन कम एंड यू कैन अर्न मनी। तो जब तक हमारी मार्केट को इस तरीके से देखा जाएगा,
तब तक हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ अच्छा हो, इसकी जो संभावनाएं हैं बढ़ती ही चली जाएंगी। और साथ ही साथ मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन्स जो हैं वो ये मेक श्योर करते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं दैट द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। एग्जैक्टली, आत्मनिर्भर भारत हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, डायस्पोरा इंडिया का बहुत रिच है, बट कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की देश के अंदर एक तरह का पुश, आपने बहुत पॉजिटिव लाइट दिखाई कि आने वाले समय में गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। बट मैं वहीं पर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो इम्पेडिमेंट्स हैं, अगर आपको बिजनेसेस खोलने हैं तो फिर काफ़ी समय लगता है खोलने में, इवन बंद करने हैं तो उसको बंद करने में काफ़ी समय लगता है, कई बार फंडिंग का इशू होता है, कई बार सब स्टैंडर्ड आइडियाज़ रहते हैं, कई बार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, कई बार गवर्नमेंट के रेगुलेशंस इतने सारे होते हैं, ऑल्दो लिबरलाइजेशन है, कोई लाइसेंस का राज नहीं है उतना बड़ा, बहुत ज़्यादा पुश मिल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को, बट कहीं ना कहीं जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं जो बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं, वहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं वो टोटल गाड़ी फर्राटे में नहीं आई है, मतलब हाईवे पे नहीं चल रही है। देखिए क्या है, कहीं पे एक और चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा, कहीं आपको ऐसा लगता है क्या कि दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई इंडियन यूथ, जो कि अपना बल्ज, डेमोग्राफिक बल्ज बहुत बड़ा है, अगर स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन हो तो वी कैन बीट एनीबडी अराउंड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बट कहीं ना कहीं इंडियन यूथ के अंदर ये एक भावना आ जाती है कि देश में यार अब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता है, तो हम बाहर जाएंगे। इस थिंकिंग के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं आज के टाइम पे। अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स, इंडिया जो है वर्ल्ड में 3rd नंबर पे चल रहा है, ठीक है, टोटल नंबर स्टार्टअप्स विच हैव बिकम यूनिकॉर्न आल्सो, इंडिया होल्ड्स अ वेरी गुड पोजीशन इन दिस द होल वाइड वर्ल्ड। ओके, तो ये जो सोच है, ये जो बदलने वाली सोच है कि हम बाहर जाके रहेंगे, इसके पीछे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज भी हैं, लेकिन उसके बारे में आप जान ही रहे हैं कि किस तरीके से चेंजेस जो है वो रिसेंट टाइम्स में आए हैं। आज आप भी अगर जहां जिस भी नेटिव प्लेस से आप बिलोंग करते हैं, इफ यू गो एंड इफ यू सी, यू विल फाइंड दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मूलभूत बदलाव आए हैं, सड़कों में, बिजली में, पानी में, इन सब चीज़ों में बदलाव आए हैं। और जैसे जैसे वेलफेयर स्टेट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये इश्यूज जो हैं ये और सॉल्व हो जाएंगे। जहां तक छोटे व्यापारियों का सवाल है, तो कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी लाने के कारण, विदाउट गेटिंग इनटू द मेरिट ऑफ इट, कहीं ना कहीं एक नए सिस्टम के साथ अडैप्ट करने में लोगों को दिक्कतें आती हैं। लेकिन वो दिक्कतें जो हैं वो लॉन्ग टर्म में हेल्प करने के लिए ही लाई गई हैं। वो चेंजेस जो हैं वो इसीलिए लाए गए हैं कि लॉन्ग टर्म में हेल्प हो, और साथ ही साथ जो टैक्स है वो ठीक तरीके से अप्रोप्रिएट कर पाए, ओके, ताकि वो गरीब लोगों में भी उसका सही तरीके से यूज हो पाए। क्योंकि एक बहुत बड़ी जनता है हमारे पास आज के टाइम पे भी, क्योंकि हमारा देश एक विरोधाभासों का देश है। आप नोटिस करेंगे अगर हर जगह, सोसाइटी में देखिए, पॉलिटिक्स में देखिए, इकोनॉमी में देखिए, हर जगह ये विरोधाभास आपको दिखेगा। आप अगर गुड़गांव चले जाएं तो आप ये देखेंगे कि एक बहुत ही रिहायशी, बहुत ही पॉश एरिया जो है, उसके ठीक पीछे आपको एक झुग्गी झोपड़ी मिलेगी, exactly. एक गांव मिलेगा। तो विरोधाभासों का देश है हमारा, एक डाइवर्सिटी का देश है, तो हमको उसी प्रकार से टेलर मेड प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। मेंटरशिप यहाँ पे भी चलेगी, बिल्कुल, मतलब सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन में नहीं चलती है। बिल्कुल, तो वो मेंटरशिप की जो जरूरत है, या फिर वो टेलर मेड अप्रोच की जो जरूरत है, वो यहाँ पे भी पड़ेगी। क्योंकि जो विरोधाभास है, जैसे कि एक तरफ तो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस को इजी करना चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। वहीं आप ये पाएंगे काफी लोग जो हैं वो दूसरे देशों में माइग्रेट कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं विरोधाभासों के साथ हम आगे आज तक बढ़ते हुए आए हैं, और हम आगे भी इन्हीं विरोधाभासों के साथ बढ़ेंगे। क्योंकि इतना बड़ा देश जो है वो एक सिंगुलर आइडेंटिटी के साथ ना जीना चाहिए उसको, और ना वो जिए। सिंगल आइडेंटिटी के साथ मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। किसी भी फील्ड में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अच्छा, आपने मेंटरशिप की बात की, बहुत अच्छा मेरे को एग्जांपल याद आया। अगर डॉक्टर कलाम की बुक है विंग्स ऑफ फायर, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने बताया किताब के अंदर के जो लोग इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज में थे, इंजीनियर्स थे, और उसके बाद अब अपन ने देख लिया है मंगलयान, चंद्रयान, बहुत कुछ इंडिया आगे पहुंच चुका है। अब तो दूसरे देशों की सैटेलाइट्स भी इंडिया ले जाता है। तो जो चीज़ वहाँ शुरू हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास जो बच्चे थे, कोई बहुत बड़े कॉलेजेस के नहीं थे, वो छोटे कॉलेजेस से आए हुए थे। बट जब यहाँ पर आए, इसरो का जो वर्क कल्चर था, इसरो में जब उन्होंने काम करना शुरू किया, तो उन्होंने पूरी मेहनत के साथ सिंगल माइंडेड गोल, और इतना वो सीख चुके थे कि वो भी माइग्रेट कर जाते बाहर गए, बट वो एक देशभक्ति उसके साथ इन्वॉल्व थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में
एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी देता है आपको। एट द सेम टाइम बहुत छोटे कॉलेजेस से आने वाले या मिडिल लेवल कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करके आने वाले बच्चे वहाँ पर इन्वॉल्व हुए और आज आप देख सकते हैं इसरो इज मेकिंग इंडिया प्राउड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, मेंटरशिप की जो बात मैंने की, कहीं ना कहीं विक्रम साराभाई, फिर वहाँ से अब्दुल कलाम, इनकी जो मेंटरशिप रही स्पेस सेक्टर में, वो बहुत फ़ायदा देगा इंडिया को। उसके बारे में क्या आप सोचते हैं? देखिए, ये तो हम लोग की बहुत बड़ी, वी कैन से वी हैव बीन वेरी लकी, बिकॉज हमारे पास्ट में बहुत सारी पर्सनालिटीज़ जो हैं उनको, आई कैन से, बिकॉज वी हैव टू बी, वी कांट क्रेडिट अ पर्टिकुलर गॉड टू इट, बट आवर कंट्री हैज़ बीन अ प्लेस वेयर ह्यूज पर्सनालिटीज अपीयर्ड इन टाइम टू टाइम। उन्हीं में से कुछ लोगों का नाम आपने अभी लिया, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, विक्रम साराभाई हो गए, या फिर होमी भाभा हो गए। इन तरह के लोगों का हमेशा आना रहा, हमेशा ये रहे यहाँ पर, इस कंट्री को उन्होंने बिस्टो किया। आर्यभट्ट के समय से चल रहा है, आर्यभट्ट के समय वो जीरो जो था वो कंप्यूटिंग लैंग्वेज का बेसिस है। बिल्कुल। तो वही इंडिविजुअल जो एक्सीलेंस है, उससे हमारा देश कभी अछूता नहीं रहा है, हमेशा से ही रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कड़ी है मेंटरशिप की, ये जो है इसने इंश्योर किया, क्योंकि हमारा देश जो है, आप जानते हैं, हमारा देश श्रुतियों का देश है। हमारे देश में रिटन सिस्टम जो है वो बहुत लेट स्टार्ट हुआ। ओके, हमारे यहाँ श्रुतियों के थ्रू एक दूसरे से बात करके ओरल ट्रेडिशन था हमारा। इसी कारण से जब भी इन्वेजन्स हुए तो केवल अटैक होने के बावजूद, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने के बावजूद, या फिर कोई और रिलीजियस प्लेस डिस्ट्रॉय करने के बावजूद, कोई कल्चरल सेंटर, बुद्ध विहार भी अगर तोड़ दिए गए, तो भी श्रुतियों के कारण, ओरल ट्रेडिशन से कारण जो नॉलेज है वो आज तक, जो विरासत है हमारी, वो आज तक कंटिन्यू कर रही है। काफी सारे कल्चर्स जो हैं वो खत्म हो गए, हम इससे रह गए क्योंकि ओरल ट्रेडिशन पे हमारा बिलीफ है। और इस मेंटरशिप मॉडल जो चला आ रहा है, जो कि हमारे यहाँ भी है श्री राम साईएस में, उससे कहीं ना कहीं मैं जोड़ना चाह तो नहीं रहा हूं पर जुड़ जा रहा है। तो वहां पे हम पाएंगे कि वो ट्रेडिशन जो है वो यहाँ पे भी फॉलो हुआ है, एज कंपेयर टू व्हाट यूज्ड टू हैपन फॉर एजेस नाउ। तो ये वाला जो आपका सवाल है बहुत अच्छा है। इसके अंदर पर्सनालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम प्रेजेंट टाइम पर्सनालिटीज के बारे में भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि हम हमेशा पास्ट में नहीं जी सकते हैं, हमें प्रेजेंट टाइम पे लीडर्स, पर्सनालिटीज की जरूरत है। एग्जैक्टली, हमको डेवलप करना पड़ेंगे। हाँ, तो और है भी, बिल्कुल है, और वो और आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो। देखिए, कमियां तो सब में होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि जो हमारे यहाँ के लीडर्स हैं उनका एक अपना फ्लेवर है, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अलाइन हो जाते हैं। चाहे उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे भी, तो भी जब भी हमारा देश क्राइसिस में आता है या जरूरत होती है, दे ऑलवेज अलाइन विद ईच अदर। हाँ, तो वो कहा जाता है ना कि भारत की रोडों पे अगर आपने गाड़ी चला ली, हाँ, तो दुनिया में कहीं पे भी चला सकते हैं। तो उसी तरीके से भारत में अगर आप पॉलिटिशियन हैं, हाँ, तो दुनिया में किसी भी लेवल की पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं, कहीं भी। बिल्कुल सही। तो वही मैं कह रहा था कि ये जो पर्सनालिटीज है, ये भी इंश्योर करती हैं, और ये इनका काम है, क्योंकि ये जिस भी भगवान ने बिलीव करते हैं, उन्होंने उनको भेजा है यहाँ पर ताकि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए। और कहीं ना कहीं वो लोग प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से भी आते हैं, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज के अंदर वो किस तरीके से अपने जो अचीवमेंट्स है उसके थ्रू जो तबका इन चीजों से वंचित है उनको ये मुहैया करवाएं, और इस प्रकार से हमारा समाज आगे बढ़ पाए। सोशल इश्यूज पे बात की, पॉलिटिकल इश्यूज पे बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे बात की, अपन ने बात की कि किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया में आगे बढ़ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप पे बात की। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिस पे देश में बात अब होना शुरू हुई है, स्पेशली आफ्टर कोविड-19। तो एक तरह से बोलें तो बहुत सक्सेसफुल तो नहीं रहा कोविड का समय। फर्स्ट कोविड के दौरान कुछ अच्छे डिसीजन लिए गए जिसकी वजह से बीमारी देश में नहीं फैली, बट सेकेंड वेव में काफ़ी नुकसान हुआ। बट जिस तरह से पूरा रोल आउट हुआ वैक्सीनेशन प्लान, जिस तरह से इंडिया ने ना सिर्फ खुद को बट विदेशी ऐसी देश हैं जिनको सपोर्ट किया, स्पेशली इफ़ यू सी दी अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया हैज सपोर्टेड देम। तो हेल्थ सेक्टर में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, जेनरिक मेडिसिन हो या फिर आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, अब तो एक पूरी मिनिस्ट्री बन गई है। किस तरह से हेल्थ इज कमिंग अप एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, और हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, वो स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूट्रिशन ऑफ द किड्स। अब उसके लिए आप उनको मिड डे मील में खाना खिलाएं से लेकर आप जब किसी को कुछ तरह की बीमारी हो जाती है, भाई वो क्रॉनिक डिसीज हो या फिर
कम्युनिकेबल डिसीज हो, तो हाउ इज इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज वर्किंग एंड व्हाट आर द पॉजिटिव्स, ऑप्टिमिज्म यू आर सीइंग फॉर दिस सेक्टर? देखिए, वैसे तो स्कीम्स के नाम मैं ले सकता हूँ, आयुष्मान भारत हो गया, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि हेल्थ को हम किस तरीके से देखते हैं। हमारे देश में हेल्थ को ऐसे नहीं देखा गया कभी भी कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो दवाई कौन सी खाते हैं। इसको हमेशा ऐसे देखा गया कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है। एग्जैक्टली। इसलिए आयुर्वेद की वैल्यू हमेशा से रही। इसीलिए हम लोग किस तरह का खाना खाते हैं, किस सीजन में कौन सा खाना खाते हैं, ये मैटर किया हमको हमेशा, और आज भी मैटर करता है। जहां तक कोविड का सवाल है, कोविड में तो जो कंट्रीज अपने आप को हेल्थ वाइज वेलफेयर स्टेट डिक्लेयर कर चुकी हैं, जहां पर हर तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी है, जहां पर हर इंसान जो है वो इंश्योर्ड है टू बी इन अ गुड हेल्थ, वहां पर भी ये इश्यूज ने काफी बड़ा इंपैक्ट दिखाया। लेकिन जहां तक वैक्सीनेशन प्लान की बात कर रहे हैं, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ऐसे ही नहीं कहा जाता है। वी बिकेम फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बिकॉज ड्यूरिंग इवन एक और प्रोग्राम है, जैवी करके एक प्रोग्राम है WHO का, जिसमें इंडिया वॉज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। उसके अंदर हमने जो अफ्रीका में जो वैक्सीनेशन मुहैया करवाई या बाकी ऐसी कंट्रीज में मुहैया करवाई, उससे ये दिखाता है कि जो हेल्थ सेक्टर है हमारा, वो केवल सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ ही नहीं बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से मेडिकल टूरिज्म का भी अड्डा बन चुका है। एग्जैक्टली। अब आप ये शहर कुछ अगर आप देखें तो स्पेशली अराउंड आगरा, नागपुर, दे हैव बिकम अ बिग हब ऑफ मेडिकल टूरिज्म। यही दिल्ली में फोर्टिस चले जाएं, अगर फोर्टिस जो ओखला वाला है, अगर आप वहां जाएं तो यू विल सी कि किस तरीके से अफगानिस्तान और इस तरह की कंट्री से, देखिए इससे क्या होता है आप ये समझिए, इससे होने की चीज ये है कि इससे फ्रेंडली रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे रहते हैं। देखिए अफगानिस्तान में तालिबान था, उससे हमारे कोई फ्रेंडली रिलेशंस तो थे नहीं, ठीक है, बट वही जो तालिबानी लोग हैं वो आज के टाइम में जब दोबारा गवर्नमेंट के अंदर आए हैं, उन्होंने इंडिया की तरफ कोई खराब स्टेटमेंट नहीं दिया है, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है। एग्जैक्टली। ठीक है, और ये क्यों हो पा रहा है? ये हो पा रहा है क्योंकि हेल्थ सेक्टर जो है हमारा, वो सस्टेन कर पा रहा है ना कि केवल अपने कंट्री के इश्यूज को, बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इश्यूज को। ठीक है, चाहे वो अफगानिस्तानी हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो नेपाल के लोग हो, चाहे वो श्रीलंका के लोग हो, ये कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ का जो हेल्थ के अंदर जो एडवांसमेंट है, डेवलपमेंट है, उसके फायदे वो भी उठा रहे हैं। तो हेल्थ जो है, ऑफ कोर्स इसमें ये बात तो है ही कि चूंकि वी हैव सच ए ह्यूज कंट्री, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी, तो अभी बहुत ज्यादा स्कोप है। काफी सारे, पहले आपको पता ही होगा कि एम्स हार्डली दिल्ली में था केवल, अब आप देखेंगे अगर तो बहुत सारे कैपिटल सिटीज में या अदर सिटीज में भी एम्स खुल गया है। और ये प्रोग्राम जो है ये आयुष्मान भारत के अंतर्गत भी इसको टेकअप किया जा रहा है। तो आप ये देखेंगे किस तरीके से ये जो एम्स जब नए नए खुलेंगे और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज लोगों तक मुहैया कराई जाएगी, तो इस तरह के पेंडेमिक से भी जो आगे चल के भगवान करे ना आए, बट अगर आता भी है तो विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। क्योंकि जो पिछला पेंडेमिक आया, जो कोविड जब फर्स्ट टाइम पे आया 2020 में या 21 में, तो पूरी दुनिया प्रिपेयर्ड नहीं थी उसके लिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया। तो वी कांट जज आवर हेल्थ सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ कोविड। एग्जैक्टली। और आयुष्मान भारत के बारे में आपको बता दें, मेडिकल इंश्योरेंस देता है। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबके लिए अभी बहुत ही गर्म मुद्दा बना हुआ है, वो है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन आप देखें, दिल्ली का पॉल्यूशन और उसकी खबरें पूरे दुनिया में चलती हैं, सिर्फ देश में ही नहीं। उसके साथ साथ INDCs कुछ हैं इंडिया के, जो इंडिया कमिट करके आया है। अब डोनाल्ड ट्रम्प जी आए हैं, उन्होंने अपने आप को पेरिस डील से बाहर करने का निर्णय ले लिया है। इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है और कहीं ना कहीं अपन को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है एनवायरनमेंट से। एक तो ग्लोबल वार्मिंग की चीज़ हो जाती है कि भाई वो तो एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी देश थ्रू आउट द ग्लोब कुछ भी ऐसा काम करता है, इम्पैक्ट हर जगह पड़ना है। बट जो घर के मुद्दे हैं, परली जल जाना और उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव भी कह सकते हैं इनको, या फिर इकोनॉमिक इश्यूज भी कह सकते हैं उसको, कि विच इज़ ड्राइविंग दीज एनवायरमेंटल इश्यूज, या फिर ट्रैफिक की वजह से होने वाला पॉल्यूशन है, वाटर का पॉल्यूशन है, उसके बाद फूड का पॉल्यूशन है, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है कम होती जा रही है। इन सब के बारे में कुछ आपका सोचना है कि स्वर्णिम भारत के अंदर हाउ इंडिया इज गोइंग टू टेक दिस सेक्टर फॉरवर्ड? देखिए, एनवायरनमेंट ये है कि आप अगर पाएंगे तो हमारे संविधान में भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बहुत तरजीह दी गई है। अरे बहुत अच्छे से दी गई, बहुत अच्छे से दी गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी बोला गया है, ड्यूटीज में भी मेंशन किया गया है। बिल्कुल, तो कोई लिप सर्विस नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस
कहने के लिए, बिकॉज और आर्टिकल 21 का दायरा बढ़ाते हुए उसमें भी इंक्लूड किया गया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी बिल्कुल बहुत से प्रोविजंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दिखाता है हमारी गंभीरता, ये दिखाता है कि हाउ सीरियस वी आर, हाउ सिंसियर वी आर टुवर्ड्स इट। तो जहां तक आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, मैं कुछ ही साल पहले का जो इंडिया का इनिशिएटिव है इंडियन सोलर अलायंस, मैं उसकी जरूर बात करूंगा। उसके अलावा उज्ज्वला स्कीम हो गया, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो कुकिंग कोल होता है, अरे वो तो मेरी फेवरेट स्कीम है अमन जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो वो उसने उस एक स्कीम ने जो बच्चों की और महिलाओं की हेल्थ पे पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है, वो नाकाबिले बयान है। बताइए आप। वही उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत जैसे आप जान ही रहे हैं कि उसके अंदर सिलेंडर मुहैया कराने की प्रावधान है। ओके, तो उसमें एक्चुअली बिहेवियरल शिफ्ट लाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि उस तरीके से खाना बनाने में टेस्ट ज्यादा आता है, लेकिन धीरे-धीरे आराम से पकता है, धीरे धीरे पकता है, लेकिन उसके अंदर प्रदूषण का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और चूंकि गाँव में और छोटी जगहों पे, छोटे कस्बों में बंद कमरों में ही रसोई होती है, ठीक है, तो वहां पर जान माल का भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए ये बिहेवियरल चेंज लाने में जो हाल फिलहाल की सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं काफी सक्सेसफुल रही हैं, और इस प्रकार से हमने छोटे छोटे चेंजेस करके हमारे एनवायरनमेंट के प्रति जो हमारी ड्यूटी है उसको फुलफिल किया है। और आप ये भी देखेंगे कि जैसे आपने इंडिया के कोस्ट लाइन की बात की, तो आप देखेंगे कि जो एक ब्लू सर्टिफिकेशन होता है जो कि हमारे यहाँ के बीचेस को मिलता है, वो ऑफ लेट हमारे यहाँ के बीचेस को काफी ज्यादा मिला है। तो सफाई को लेकर हम लोग काफी ज्यादा वो है कि डिलिजेंट हैं। उसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो हमारे आइलैंड्स हैं वहां पर गंदगी ना फैले, इसके लिए हम लोगों ने CRZ, ठीक है, कोस्टल रेगुलेटरी जोन्स भी हमने बनाए हैं, रेगुलेशंस भी हमने बनाए हैं, ताकि ये इंश्योर हो कि वहां पर जो एनवायरनमेंट का इंपैक्ट है वो इतना बुरा ना हो कि फिर वो संभाले ना संभले। क्योंकि कोस्ट लाइन बड़े होने का अच्छाइयां बहुत सारी हैं, आप ट्रेड कर सकते हो और बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर सकते हो, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण अगर सी लेवल बढ़ता है तो वहां पर कहीं ना कहीं फ्लडिंग की सिचुएशन भी आ सकती है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साइक्लोनिक सिचुएशन बन सकती है, डिजास्टर्स अलग अलग तरह के। चाहे वही मैं कह रहा था कि इंडियन सोलर अलायंस हो, चाहे ये सारे इनिशिएटिव्स हो, स्वच्छ भारत हो, या फिर प्लास्टिक रेगुलेशंस के जो स्कीम्स है जो कि पिछले ही साल से इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं, कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो इनिशिएटिव्स दिखाती हैं हमारी कंट्री की कि किस तरीके से हम लोग जो 2047 में हमारा जो एम है कि वी शुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय देन, जो विकसित भारत का हमारा जो स्कीम है, विकसित भारत का जो हमारा एम है, उसको हम फुलफिल कर पाए। तो महात्मा गांधी ने कहा था बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं एटीट्यूडनल चेंज इंडियंस में, अब आप किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए, जितनी भी अपन ने बात की, सोशल सेक्टर को उठा लीजिए, ठीक है, हेल्थ सेक्टर को उठा लीजिए, आपकी खुद की हेल्थ, आपके घर वालों की हेल्थ, इन्वायरमेंटल सेक्टर को उठा लीजिए, आप किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं, वाटर कितना वेस्ट करते हैं, वाटर वेस्टेज बहुत बड़ा, एक सॉइल किस तरह से आप वेस्ट कर रहे हैं। आप एटीट्यूडनल चेंज इकोनॉमी की तरफ अगर देखें, वहां पर भी कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स द जॉब विच यू आर डूइंग, मरे मन से कर रहे हैं या फिर कुछ सीखने की लालसा से कर रहे हैं, वो सब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो एटीट्यूडनल चेंज कहीं ना कहीं लोगों को अंदर झांकने की जरूरत है। 75 साल हो चुके हैं, 76वें साल में अपन आ गए हैं, बहुत जल्दी देखते ही देखते ऐसे ही समय निकलता है, 100 साल हो जाएंगे। आपको नहीं लगता है कि बस 100 साल जैसे हुए? ये एटीट्यूडनल चेंज एक ऐसी चीज है जो भारत का पूरा नक्शा बदल देगी, पूरा नक्शा बदल देगी। मतलब इंडिविजुअल टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड टू डेवलप द नेशन एंड द सोसाइटी। बिल्कुल सही है। और देखिए क्या है, ये एक एंडिएवर है, ये एक, मैंने पहले ही कहा था, ऑर्गेनिक प्रोसेस है। और उसी पे मैं कहना चाहूंगा कि एक, मतलब मैं ये चाहूंगा कि सब लोग ये बात को समझे कि बार बार ये जो मुद्दा बार बार आता है कि हम कहते हैं कि वी आर अ नेशन इन मेकिंग। स्टिल हमने ये हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि वी वर अ नेशन इन मेकिंग, वी वरंट अ नेशन इनिशियली, वी वर डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज लिविंग इन अ सेम ज्योग्राफिकल एरिया। वी आर स्टिल अ नेशन इन मेकिंग बिकॉज अभी 100 साल ही हुए हैं। आप देखिए, हिस्ट्री उठा के देखिए, जो कंट्रीज को 400 साल 500 साल हो गए हैं, वहां पर भी कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है, ऐसे फंडामेंटल इश्यूज है जो अभी तक सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उस पर मैं आई वुड लाइक टू एंड दिस इफ यू वुड अलाउ मी विद अ वेरी फेमस पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही वाज एन environmental related poet only.
तो he said that कि woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So I think that should be the best note, that we have a long way to go, and we should endeavor towards it. We are at the right path, with the path of development, and this endeavor will ensure definitely that we'll be a developed country by 2047. So thank you very much for joining, Aman bhai, and thank you very much to everybody for watching this episode. बहुत अच्छा रहा. एटीट्यूडनल चेंज करिए, देश बहुत तेजी से डेवलप होगा, आप सब देखेंगे. विद दैट ब्यूटीफुल पोयम, देयर इज माइल्स टू गो, वो अपन ना फ्यूचर को फॉरवर्ड कर सकते हैं. वो जो जिसमें अभी 100 साल कह रहे हैं ना, वो 90 में 85 में हो सकता है, अगर हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच अमन भाई. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर.